नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम पहुंचे। सीएम ने पर्वतारोही नरेंद्र सिंह यादव की फ्लैग ऑफ सेरेमनी में शिरकत की और नरेंद्र यादव को नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी द माउंट देनाली फास्टर पर चढ़ाई करने की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी में अभी बचपना है और ये बचपना उनकी बातों में भी झलकता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने दावा किया था कि इंडी गठबंधन 295 सीट पर जीत हासिल करेगी, जिसको लेकर सीएम ने पलटवार किया है। मैं नरेंद्र यादव जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि कठिन परिस्थितियों से जूझना ये इनके जीवन का शायद हिस्सा है। और छोटी आयु के अंदर 12-13 साल की आयु में इन्होंने ये संकल्प लिया कि हम जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटियां हैं उनको फतेह करने का वो संकल्प इन्होंने लिया है। और वो लगातार उसके अंदर अपने मुकाम के अंदर वो सक्सेस रहे हैं। और अब उन्होंने ये संकल्प लिया है कि अलास्का की यूएसए की सबसे ऊंची चोटी उसको फतेह करने का मन बनाया है। मैं आज उनको इस फ्लैग ऑफ सेरेमनी के अवसर के ऊपर नरेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि जो उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम उस चोटी को फतेह करेंगे, भारत के तिरंगे को उस पर लहराएंगे। ये मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और आज इनके मैं जीवन की सक्सेस की मैं शुभकामनाएं इनको देता हूँ, क्योंकि लंबे समय तक ये लगे रहे। सरकार भी उसके अंदर लगातार ऐसे हमारे जो पर्वतारोही हैं उनके लिए भी उन्होंने विभिन्न स्थानों के ऊपर समय के ऊपर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। ऐसे हमारे पर्वतारोही जो दुनिया में जाकर के पर्वतों की चोटियों को फतेह करते हैं, सबसे दुर्गम और कठिन रास्तों के ऊपर चलते हुए, तो उनके लिए सरकार भी 5 लाख रुपए का वो प्रावधान सरकार ने रखा हुआ है कि ऐसे युवाओं को सम्मान करने के लिए, उनको और प्रोत्साहन मिले आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने का मन बनाया है। रिजल्ट आने वाला है, किस तरह के रुझान देख रहे हैं, खासकर हरियाणा में इस समय तो आगे चुनाव भी है, नीति सारा असर पड़ेगा हरियाणा के। देखिए, हरियाणा के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी की नीतियों को और जो डबल इंजन सरकार ने काम किए हैं, मैं ये बात बोलता भी हूँ कि मनोहर लाल जी ने जो गुड गवर्नेंस में हरियाणा में काम किया है और उस गुड गवर्नेंस के माध्यम से जो लाभ अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति तक पहुंचा है। ये जब मैं 8 साल 11 महीने का था, उस टाइम मैंने पहली बार माउंटेनियरिंग की शुरुआत की थी। मैंने पहले एडवेंचर कोर्स किया था। प्रोफेशनली मैं 2012 में मैंने बेसिक कोर्स किया, एडवांस किया, सक्शन रेसिपी किया, एमओई किया। अब तक 7 महाद्वीपों में से 5 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां चढ़ चुका हूँ, जिसमें 22 विश्व रिकॉर्ड मैंने कायम किया। और अभी छठा माउंटेन में चढ़ने जा रहा हूँ, जिसका नाम है माउंट देनाली, जिसका 6190 मीटर है, जिसको मैं 11 जून से चढ़ाई करना शुरू करूंगा और लगभग 28 दिन के अंदर ये चढ़ाई पूरी होगी। इसमें एक विश्व रिकॉर्ड 31 साल का है, तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ 29 साल की उम्र में, जो यंगेस्ट रिकॉर्ड बनेगा। और अब तक मैंने चारों दिशाओं को दौड़कर राम जन्मभूमि से जोड़ने का एक संकल्प लिया था, एक अल्ट्रा मैराथन, जिसमें रामेश्वरम से अयोध्या दौड़ चुका हूँ, जम्मू कश्मीर से अयोध्या दौड़ चुका हूँ। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने में अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। जहां एक तरफ प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस ने भी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा में भी सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। मतगणना केंद्र के पास धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने सख्त हिदायत दी है कि कोई भी शख्स संदिग्ध वस्तु लेकर ना चले। हमारी टीम भी काउंटिंग को लेकर पूरी तरह से तैयार है। सुबह से ही आप हमारे चैनल पर काउंटिंग की महा कवरेज लाइव देख सकेंगे।
सुबह 4 जून को मतगणना होनी है। सुबह 4 बजे से ही मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर जून को मतगणना होनी है। सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सभी संवाददाता मौजूद रहेंगे। लगातार आपको ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट हमारे चैनल के जरिए पहुंचाई जाएगी। चलिए आपको अब एक बार हरियाणा के सभी 10 जिलों का 2024 और 2019 का वोटिंग प्रतिशत भी ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। कुरुक्षेत्र में 2014 में 74% मतदान रहा, तो वहीं 2024 में कुरुक्षेत्र का मतदान प्रतिशत, बात अगर सिरसा की करें तो 75.99% मतदान रहा 2014 में, तो वहीं 2024 में 78.77 मतदान प्रतिशत रहा है। हिसार की बात करें तो 2014 में 72.33% मतदान हुआ है, तो वहीं 65.27% मतदान 2024 में देखा गया है। करनाल लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 2014 में 68.35% मतदान हुआ है, तो वहीं 2024 में 63.74% मतदान देखने को मिला है। 2014 में सोनीपत में 71.2 मतदान प्रतिशत रहा। इसके साथ ही 2024 में यह मतदान प्रतिशत घट गया, 63.44% पर ही सिमट गया। रोहतक में भी यही कारवा देखने को मिला है, जहां 2014 में 70.52% मतदान हुआ, तो वहीं 2024 में ये मतदान प्रतिशत घटकर 65 पर ही सिमट गया। महेंद्रगढ़ भिवानी में भी मतदान प्रतिशत कम हुआ है, 70.48% 2014 में मतदान हुआ, तो वहीं 2024 का मतदान प्रतिशत 65.39 रहा। गुरुग्राम में 2014 में 67.33% मतदान हुआ है, 2024 में मतदान प्रतिशत 62.03 रहा है। फरीदाबाद में 2014 में मतदान प्रतिशत 64.1% रहा, तो वहीं 2014 की बात करें तो मतदान प्रतिशत 60.52% रहा है। राज्यसभा सांसद और रोहतक संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा मतगणना से पहले ही अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए। रोहतक संसदीय सीट पर उनकी जीत होने का दावा किया, बल्कि ये भी कहा कि उन्हें खुशी है कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत की ओर अग्रसर हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि दोषारोपण करना और अपनी नाकामियों को छुपाना बीजेपी की पुरानी आदत है। कोसली विधानसभा क्षेत्र सहित और रोहतक के क्षेत्र से सभी 9 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की लीड होने का दावा किया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पुलिस बल तैनात, अधिकारियों ने रिहर्सल के दौरान सुरक्षा जांचते हुए जरूरी निर्देश दिए। वहीं मतगणना केंद्रों पर मोबाइल फोन, पेन, पेपर, सूचना यंत्र सहित कई सामान की मनाही रहेगी। पुलिस कप्तान सुरेंद्र भोरिया के मुताबिक लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मतगणना स्थल के अलावा नाकों, गश्त और पेट्रोलिंग पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस जवानों को लगाया गया है। जैसा आप जानते हैं, कल लोकसभा चुनाव की काउंटिंग है, तो 2 लोकेशन पे जो काउंटिंग संपन्न होगी उसके लिए जो भी अरेंजमेंट है एज पर नॉर्म्स अरेंजमेंट कर दिए गए हैं। और केवल गेट नंबर 2 से सभी जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं या स्टाफ है, केवल गेट नंबर 2 ही खुला होगा। गेट नंबर 1
1 और गेट नंबर 3 कल काउंटिंग के समय तक के लिए बंद रहेंगे। इसके अलावा 100 मीटर की पेरिफेरी दोनों लोकेशन पे 100 मीटर की पेरिफेरी पे नाके होंगे। जो ऑथोराइज्ड है, जिसके पास पास है, केवल उसी की एंट्री। चार जून को मतगणना होनी है, जिसको लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। 3 लेयर के सुरक्षा घेरे में मतगणना होगी। वोट काउंटिंग के लिए करीब 500 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। मतगणना केंद्र से 200 मीटर दायरे में कड़ी सुरक्षा और बैरिकेडिंग लगाई गई है। पुलिस और सेंट्रल फोर्स के 700 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। एसपी दीपक सहारण ने सुरक्षा प्रबंधों का निरीक्षण किया। के मद्देनजर हमने पुख्ता प्रबंध किए हैं, नाके लगाए गए हैं और हमारी पूरी चेकिंग ड्यूटियां हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से इस कार्य को संपन्न कराया जाएगा। किस तरह से सुरक्षा रखी गई है, की बात की जाए या कल को इस तरह से काउंटिंग हमने जो हमारे सुरक्षा प्रबंध हैं उसके 3 घेरे बनाकर, अंदरूनी, बीच का और बाहर का सुरक्षा घेरा बनाकर, और तमाम पुलिस फोर्स इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मिलकर ये प्रबंध किए हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये जो प्रबंध हैं एकदम जो हमारा पैमाना दिया गया है, जो कसौटी दी गई है, उसके मुताबिक कार्य करें। मतगणना केंद्रों के आसपास को लेकर क्या निर्देश? आसपास किसी को भी इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा, चूंकि धारा 144 फोर्स में है और सभी से अपील की जाती है कि शांतिपूर्वक। करनाल में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि पोस्टल बैलेट को गिनती को लेकर कांग्रेस ने शिकायत की है, क्योंकि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस तरह से मतपत्रों से छेड़छाड़ की गई, उसके बाद जनता के मन में आशंका है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के अधिकारियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि गिनती निष्पक्ष हो। दिव्यांशु ने कहा कि उनके एजेंट कड़ी निगरानी रखेंगे। उन्होंने कहा कि वो एग्जिट पोल पर यकीन नहीं करते। हरियाणा में कांग्रेस सभी 10 सीटों पर जीतेगी। 4 जून को मतगणना होनी है, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। तो वहीं लगातार सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मतगणना निष्पक्ष हो, इसका ध्यान अधिकारियों को रखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एजेंट मतगणना केंद्र पर पूरी नजर रखेंगे और पल पल की गतिविधि पर एजेंट की नजर रहेगी। चंडीगढ़ वाला जो प्रकरण हुआ है, उसके बाद से लोगों में एक डाउट तो आया। देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से अधिकारी टेबल पर बैठकर सरेआम बैलेट पेपर को जिस प्रकार से उसको गलत कर रहे हैं, तो वो एक लोगों के मन में डाउट है। लेकिन उसको लेकर हमने अपनी पूरी तैयारी करी हुई है। अपने जो हमारे एजेंट्स हैं उनको मुस्तैद किया हुआ है। मैं खुद बैलेट पेपर की काउंटिंग में खुद मौजूद रहूंगा। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। लेकिन हम प्रशासन से भी ये अपील भी करते हैं। प्रशासन ने अभी तक पूरा सहयोग किया है, लेकिन अपील भी करते हैं कि प्रशासन काउंटिंग के दौरान कोई भी इस प्रकार की जो है कोई भी नीचे का भी अधिकारी इस प्रकार का काम ना कर पाए, उसके लिए मुस्तैदी से प्रशासन रहे। और मुझे उम्मीद है कि कल की काउंटिंग के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटों पे जो है विजय प्राप्त करेगी। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब इंतजार है तो बस परिणामों का। मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से काउंटिंग होगी, हमारी टीम ने इसका जायजा लिया। वो आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो अभी कुछ घंटे जो है वो बचे हुए हैं। और देखा जाए तो लगातार
जिस तरीके से पूरी ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर जो है वो कर्मचारियों को यहाँ पर दी जा रही है। जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम टेबल जो है यहाँ पर लगाई गई है और इसके साथ साथ तमाम व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर जो है वो की गई है। चाहे वो सुरक्षाओं की बात कर ली जाए, चाहे वो घिरे की बात कर ली जाए, तमाम चीजों को देखते हुए जिस तरीके से टेबल पर देखा जाए तो टेबल पर जो है पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है कि किस तरीके से फंडिंग होगी और किस तरीके से गिनती होगी है। और उसके साथ दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं कि ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है, जिस तरीके से ARO की तरफ से जो ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। इसके साथ साथ स्टेज पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एजेंट से साथ साथ जो प्रत्याशी है उनकी बैठने की पूरी व्यवस्था है। और उसके साथ ही मैं आपको दिखा दूं कि स्ट्रॉन्ग रूम की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से कितनी चाक चौबंद है, क्योंकि ईवीएम मशीनों को जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद में रखा जाता है, क्योंकि कोई परिंदा यहाँ पर नहीं मार सकता। और मैं आपको वो तस्वीर दिखा सकता हूँ जिस तरीके से देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग रूम की जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद जो है वो यहाँ पर सुरक्षा यहाँ पर की गई है। जिस तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पर लैस है, किसी तरीके की कोई यहाँ पर CCTV कैमरा भी यहाँ पर लगा हुआ है, जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं। और उसके साथ साथ जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है तो उसके चलते यहाँ पर जो है मुलाजिमों के लिए भी यहाँ पर कूलर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, टेंट की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो ये मशीनों की जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर रखी गई है। और इसके साथ साथ दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँ कि जो मेन गेट है उस पर भी जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद यहाँ पर की गई है, चाहे वो बैरिकेड करके जो है वो बल्लियां यहाँ पर लगाई गई है तमाम तरीके से यहाँ पर, क्योंकि कल जो है वो परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। और जिस तरीके से देखा जाए तो जो है स्ट्रॉन्ग मशीन जो ईवीएम मशीन है वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई है और कहीं इसी स्ट्रॉन्ग रूम से जो है वो ईवीएम मशीन जो है वो अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद जो है वो गिनतियां शुरू हो जाएंगी। और ये वो पॉइंट भी है जहाँ पर जो है लोकसभा प्रत्याशी की हार जीत को लेकर के परिणाम यहाँ पर जो है वो साइड पकड़ हार जो है जीत का दिया जाएगा। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में 4 जून को सुबह 8 बजे मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। विधानसभा अनुसार काउंटिंग होगी, जहां प्रत्येक विधानसभा में काउंटिंग के लिए 14 टेबल होंगी, जिस पर 3 कर्मचारी मौजूद होंगे। 22 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 4 जून को होगा। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में 11 लाख से भी अधिक लोगों ने मतदान किया था। सोमवार को मतगणना के मकसद को लेकर फाइनल रिहर्सल भी की गई। हरियाणा में नाबालिग एवं दिव्यांग युवतियों के दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। ताजा मामला यमुनानगर के अर्जुन नगर चौक इलाके का है, जहां एक दिव्यांग युवती के साथ 2 युवकों ने रेप किया, जिसके चलते युवती गर्भवती हो गई। इससे पहले एक 14 वर्षीय युवती ने अस्पताल में बच्चों को जन्म दिया था। प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिव्या मंगला ने ऐसी घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए समाज को और जागरूक होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाता है। स्कूलों में सेक्स एजुकेशन जरूरी होने के साथ साथ समाज को भी इसके लिए आगे आना होगा। विशेषकर अभिभावकों को अपने बच्चों पर नजर रखनी होगी। वहीं थाना अर्जुन नगर चौकी की जांच अधिकारी किरण का कहना है कि इस मामले में उनके पास अस्पताल में सूचना आई थी, जिस पर उन्होंने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। प्रेगनेंसी थी लाइक 22 वीक्स, एक में 32 वीक्स, एक में 13 वीक्स और एक में तो सिर्फ लाइक इट वाज 5 वीक्स प्रेगनेंसी। बट ये सब देख के यही लगता है कि हमारे को बच्चों के स्कूल में पर सेक्स एजुकेशन को बहुत ही मतलब डरते हैं हम अपने बच्चों को बताते हुए या अवेयर करते हुए। तो सेक्स एजुकेशन एक कंपलसरी सब्जेक्ट अगर बना दिया जाए प्राइमरी स्कूल के बाद, जैसे जब सीनियर स्कूल्स में बच्चे जाते हैं तो ये देखिए मेनली तो मैडम ने भी बताई दी है, हमारे इंचार्ज ने पीएमओ मैडम ने सारी बात आपको बताई है। मेन रीजन ये है कि इसका एक तो प्रॉपर सेक्सुअल एजुकेशन जो हम लोग स्कूल में जिस हद तक इंप्लीमेंट की जा सकती है वो की गई है, लेकिन उसके साथ साथ इंटरनेट की एक्सेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है। मेल इज टू फीमेल रेशो बहुत ज्यादा है, इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मेल्स का है कि परवर्टेड, कुछ एक केसेस ऑफ परवर्टेड माइंड के होते हैं, उनका माइंड सेक्सुअली इसी तरह से डेवलप होता है। तो उस केस में अगर थोड़ा सा भी उसको स्टिमुलस मिल जाता है, वेदर थ्रू मोबाइल या एक जैसे अभी एक बच्ची है जो आंखों से कम दिखता है जिसको, उसमें एक उसको वो मिल गया मेल को कि एक स्टिमुलस मिल गया हल्का सा।
फरीदाबाद में अपने चचेरे भाई के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर खेतों पर जा रहे दो युवक खेतों में लगी कटीली तार के शिकार हो गए। कटीली तारों में गर्दन फंसने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। घायल को स्थानीय निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां उसकी हालत ऑपरेशन होने के बाद अब सामान्य बताई जा रही है। वहीं मलरेड़ा गांव के किसान रामवीर का कहना है कि खेतों में कटीली तार लगाना गैर कानूनी है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। उनकी माने तो बहुत सारे आवारा पशु उनके खेतों में घुसकर उनकी फसलों को नष्ट कर देते हैं। अपनी फसलों को बचाने के लिए वो खेतों में तार फेंसिंग करते हैं। देखिए, भतीजा डेयरी से दूध लेता था। वो डेयरी से दूध लेने के लिए गया था। उसने पीछे बेटे को बिठाया डोलची पकड़ने के लिए, दूध वाली जो है। वो डेयरी पे दूध में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो वो खेतों पे अपने जो फसल लगा रखी है मूंग की ज्वार की, उसको देखने के लिए आया। यहाँ रास्ते में तार फेंसिंग थी, जो किसान पशुओं को रोकने के लिए, फसल को नुकसान ना हो इसलिए तार फेंसिंग करके जो रख रहे हैं आजकल। वो फेंसिंग में उसकी बेटी की जो बाइक चला रहा था, उसकी गर्दन पे वो तार फेंसिंग वाला जो तार है, कटीला तार लगा, उसके कारण उसकी दुर्घटना में ये दुखद उसके साथ घटना हुई है। और बेटे को भी गंभीर चोटें हैं। वो पीछे बैठा था और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वैसे खतरे से बाहर है भगवान की कृपा से। लेकिन जिस तरह से भतीजे के साथ ये घटना हुई है, वो नया लड़का था, युवा था, और दूधौला यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहा था, स्किल डेवलपमेंट विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी जो दूधौला में है। ये बहुत दुखद घटना है। पूरे गांव को, पूरे इलाके को बहुत दुख है इस चीज का। मेरा तो सब किसानों से ये निवेदन, ये अपील है कि अपने खेतों में जो तार फेंसिंग कर रखी है पशुओं को रोकने के लिए, वो पशु इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सब किसान अपने खेतों से तार फेंसिंग हटाएंगे तो ये तो नाजायज है जी। नाजायज है? हाँ जी। तो क्यों करते हैं आप तार फेंसिंग? ये गाय बाजार परेशान ना करें, इस वजह से मजबूरी है हमारी भी, क्या करें, सरकार कुछ करे। ये पशु आपको नुकसान पहुंचाते हैं? हाँ जी, बढ़ जाते हैं, काफी नुकसान करते हैं। खेतों में घुस जाते हैं। दिल्ली के ओखला रेलवे स्टेशन पर ताज एक्सप्रेस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि ताज एक्सप्रेस ट्रेन ओखला तुगलकाबाद ब्लॉक स्टेशन पहुंची, तभी 4 डिब्बों में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही एहतियात के तौर पर ट्रेन के बाकी हिस्सों को लगेज कंपार्टमेंट से अलग कर दिया गया। वहीं मौके पर डीआरएम दिल्ली और अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। इसके साथ ही दमकल विभाग की 6 गाड़ियों को राहत और बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर भेजा गया है। फायर फाइटर आग को काबू करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। जनता को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। दरअसल मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। 3 जून से सभी तरह की थैली वाले दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।